स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। स्त्री है तो सृष्टि है, स्त्री है तो सृष्टि है। भारतीय सुधार आंदोलन में स्त्रियों की दशा कैसी थी और सुधार आंदोलन ने स्त्रियों की दशा में क्या सुधार किया, इस विषय पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हमने देखा कि विधवा विवाह के संदर्भ में क्या क्या कानून बने और विधवा विवाह किस प्रकार भारत में एक कुरीति के रूप में विद्यमान रही। आज हम देखेंगे बाल विवाह। बाल विवाह छोटी बच्चियों का बचपन में शादी कर दिया जाता था, जैसे 5 साल की बच्ची का शादी कर दिया गया। अगर बैड लक हो और किसी जिसके साथ शादी की गई है इस लड़की का, वो अगर 1 साल 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाए तो ये 5 साल की लड़की आजीवन इसको क्या रहना पड़ता था, विधवा रहना पड़ता था। तो विधवा विवाह के संदर्भ में हम लोगों ने कानून को देखा। आज हम देखेंगे बाल विवाह के संदर्भ में क्या क्या कानून बने हैं। क्या बाल विवाह के संदर्भ में क्या क्या कानून बने हैं। बाल विवाह वर्तमान में भी बाल विवाह भारत में प्रचलित है। वर्तमान में भी बाल विवाह भारत में प्रचलित है। इसे आप ग्रामीण एरिया में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रभाव से बाल विवाह के संदर्भ में कंपनी के शासन या कह सकते हैं ब्रिटेन का शासन जब था, यानी भारत जब गुलाम था, तो उस समय ब्रिटेनी शासक ने क्या क्या कानून बनाए, इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो कानून है उस कानून को बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। क्या बोलते हैं? नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में एक बार कि ये एक्ट कब आया, तो कब आया? 1872 में। ये पहला कानून था जिसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। इसमें 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको इतिहास के संदर्भ में हम लोगों को जानना है। पहला कि इस एक्ट ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। क्या? अंतरजातीय विवाह। पहला इस एक्ट का क्या लक्ष्य था कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए, यानी विभिन्न जातियां एक दूसरे में शादी करें। और आज भी ये भारतीय समाज का लक्ष्य है, या कह सकते हैं भारतीय समाज को अगर आगे जाना है तो ये प्रमुख कार्य भारतीय समाज में होना ही चाहिए, यानी अंतरजातीय विवाह होना ही चाहिए। दूसरा जो था वो बाल विवाह पर रोक। इसमें 14 साल से कम लड़की का शादी क्या कर दिया गया? अवैध कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अवैध। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको इतिहास के संदर्भ में याद रखना है, क्योंकि ये एक्ट है तो एक्ट किस में पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो ये 2 चीजें आपको इतिहास के संदर्भ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाता है कि यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में आया। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका नाम था नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में ये हमको जानना है। अब ये जो मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जो रहा, ये ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो लक्ष्य है ये आज भी हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज में बहुत कम ही होता है। क्या? अंतरजातीय विवाह भी वर्तमान में भी बहुत ही कम होता है। तो ये तो पहला इसका पॉइंट
के लक्ष्य पर देखेंगे तो ये फेल हो गया। दूसरे पर भी आप वर्तमान समय में देखेंगे भारत में, तो ग्रामीण में कम से कम 28 से 30% लड़कियों की शादी क्या होती है, बचपन में होती है, यानी बाल विवाह आज भी है। तो यह मैरिज एक्ट ज्यादा सफल नहीं रहा, ठीक है, यह मैरिज एक्ट ज्यादा सफल नहीं रहा। अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है माला बारी, क्या, इनका नाम है माला बारी, मीरवान माला बारी, क्या, ये सोशल रिफॉर्मर है। इनका जन्म 1853 में बड़ौदा में होता है, क्या, 1853 में बड़ौदा, ठीक है। अब इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, इन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने के क्षेत्र में काम किया। और जब नेटिव मैरिज एक्ट असफल रहा तो इनके प्रयासों से एक नया एक्ट लाया गया, क्या, इनके प्रयासों से एक नया एक्ट लाया गया जिसे कहते हैं सम्मति आयु अधिनियम, क्या कहते हैं, सम्मति आयु अधिनियम, क्या, सम्मत आयु अधिनियम। ये कानून कब आया, ये कानून 1891 में आया, क्या, 1891 में, किसके प्रयास से, मीरवान मालाबारी, मीरवान जी मालाबारी। कहाँ जन्म हुआ, 1853 में बड़ौदा यानी कि गुजरात में, ठीक है। अब इस सम्मति आयु अधिनियम को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसको, तो एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट एग्जाम में एक बार इसको पूछा गया है, तो ये इसका इंग्लिश फॉर्म है, 1891 में आया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो 14 साल की लड़कियों को क्या कर दिया गया था, शादी अवैध कर दिया गया था, 14 साल की लड़की, इसमें किया गया कि 12 साल, क्या, 12 साल, ठीक है, 12 साल की जो लड़की हैं उनका विवाह क्या, अवैध है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मालाबारी जो है किस क्षेत्र में उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया, तो बाल विवाह के संदर्भ में। कब आया कानून, 1891 में, और इसमें 12 साल से कम लड़कियों की शादी क्या कर दिया गया, अवैध कर दिया गया। अब इस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, यह भी पूछा जाता है, तो इस समय गवर्नर जनरल थे लांसडाउन, क्या, लांसडाउन, ठीक। ये आपको जानना है सम्मत आयु अधिनियम के बारे में, कब आया, 1891 में। अब अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं। अगला जो कानून है उस कानून को कहते हैं शारदा एक्ट, क्या, शारदा एक्ट। हर बिलास शारदा, ये सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक थे। इनका जन्म होता है 1867 में, क्या, 1867 में इनका जन्म होता है। कहां पर, अजमेर में, कहां, अजमेर में, ठीक है, राजस्थान जन्म होता है। और ये पेशे से क्या है, पेशे से एक जज थे। इन्होंने भी बाल विवाह को समाप्त करने के लिए क्या कोशिश की, क्या कोशिश की। इनके कोशिश के परिणाम स्वरूप ही, क्या, इनके कोशिश के परिणाम स्वरूप ही 1930 में शारदा एक्ट आता है, क्या, शारदा एक्ट आता है, ठीक है। शारदा एक्ट कब आया, 1930 में, ठीक है। अब इसमें
क्या प्रावधान किया गया, ये हम लोगों को जानना है। पहला इसमें प्रावधान ये कि लड़कियों की उम्र, क्या लड़कियों की उम्र कि कितनी उम्र पर क्या हो, शादी हो, इसको कितना किया गया, 14 साल पुनः किया गया। क्या 14 साल पुनः किया गया, ठीक है। और लड़कों की उम्र, क्या लड़कों की उम्र 18 साल किया गया, ठीक है। आपको ये पॉइंट जानने हैं किसके बारे में, शारदा एक्ट के बारे में। और हरविलास शारदा क्या सोशल रिफॉर्मर थे, इनके प्रयास से क्या शारदा एक्ट आया 1930 में, और इसमें ये प्रावधान मुख्य रूप से थे, ठीक है। अब अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट आता है जब भारत स्वतंत्र होता है। क्या जब भारत स्वतंत्र होता है तो अगला एक्ट आता है। कब आता है, 1978 में। क्या 1978 में आता है, ठीक है। बाल विवाह, क्या इस एक्ट को क्या कहा गया, बाल विवाह निरोधक एक्ट, ठीक है। कब आया, 1978 में। इसमें क्या मुख्य प्रावधान किया गया, इसमें लड़कियों की उम्र, क्या लड़कियों की उम्र कितनी कर दी गई, 18 साल, और लड़कों की 21 साल। क्या 21 साल, जो वर्तमान में ये लागू है। और सरकार का, आप अगर समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे तो सरकार का मंशा ये भी है कि इस 18 साल को 21 कर दिया जाए और इस 21 को 24 या 25 कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इतने कानून थे, क्या ऐतिहासिक संदर्भ में इतने कानून बाल विवाह से संबंधित थे। क्या बाल विवाह से संबंधित, जो किसका परिणाम थे, धार्मिक सुधार आंदोलन का परिणाम थे, ठीक है। अब अगला जो धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में हमें इतिहास में जानना है वो स्त्री शिक्षा की। धार्मिक सुधार आंदोलन का स्त्री शिक्षा पर क्या प्रभाव था। क्या स्त्री शिक्षा पर, क्या स्त्री शिक्षा, अब वर्तमान समय में आप देखेंगे तो स्त्रियों की शिक्षा, मतलब स्त्री कितनी स्त्री शिक्षा प्राप्त कर रही है, ये उच्च स्तर पर बहुत ही कम है। यानी अगर ग्रेजुएशन स्तर पर आप देखेंगे तो केवल 25%, मतलब जितने बच्चे, जैसे 1 से 10 तक 100 बच्चों ने क्या लिया, एडमिशन लिया, ठीक है। अब 10 के बाद इंटर तक हो सकता है, मान लेते हैं हम 95, लेकिन इंटर के बाद ग्रेजुएशन यानी स्नातक, स्नातक में केवल 28% बच्चे क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। यानी 100 ने एडमिशन कराया, ग्रेजुएशन तक केवल 28% बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब यानी कि 28 बच्चे, इसको आप 25 से 28 करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 25 से 28। अब इस 25 से 28 में लड़की और लड़का दोनों है। अगर हम लड़कियों का देखें तो 10% से भी कम। ये अपने क्लास में आप देखेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो अगर 100 बच्चों की क्लास है तो उसमें 10 लड़कियां बहुत होती हैं, 10 लड़कियों से ज्यादा अपवाद स्वरूप आप केवल देख सकते हैं। तो यानी कि इस समय भी स्त्री शिक्षा क्या है, बहुत ही निम्न है। स्त्री शिक्षा के कारण ही उनकी भागीदारी हर स्तर पर हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन ने स्त्री शिक्षा पर क्या प्रभाव डाले और क्या परिणाम हुए, इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो स्त्री शिक्षा के बारे में एक अलग सा भय है, और ये भय कब था, स्पेशली धार्मिक सुधार आंदोलन के समय, कि अगर स्त्रियों को शिक्षा दे दिया जाता है तो वो क्या समाज को नुकसान पहुंचाएंगी, क्या समाज को नुकसान पहुंचाएंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आज ये भी आज आप देख सकते हैं कि मजाक मजाक में कहा जाता है कि लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, नहीं तो ये कुल को बोर देंगी। यानी कि कुल को बोर देंगी मतलब अपने घर को बर्बाद करेंगी। अभी भी ग्रामीण समाज में ऐसी मानसिकता है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के समय कैसी मानसिकता थी आप अंदाज लगा सकते हैं। और इसे धर्म से जोड़ा गया कि स्त्री को शिक्षा ना मिले, ये धर्म में लिखा हुआ है, धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदू धार्मिक पुस्तक में कहीं भी ऐसी बातों का वर्णन नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा ना मिले। ठीक है, तो धर्म का सहारा लेकर स्त्री शिक्षा को क्या कर दिया गया, समाप्त करने की कोशिश की गई। ठीक है, यानी स्त्री शिक्षा निम्नतम स्तर पर थी, तभी धार्मिक सुधार आंदोलन आता है। और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या करता है, इसको हटाने का, इस यथास्थिति को हटाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इस धार्मिक सुधार आंदोलन का जो परिणाम है, इसको हम अगर प्रथम दृष्टिया देखें, प्रथम दृष्टिया देखने का मतलब कि हम प्रथम स्तर पर देखें कि आज आधुनिक स्तर पर, क्या आधुनिक स्तर पर प्रथम प्रयास किन लोगों ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में किया, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसने किया, मिशनरियों ने। क्या, मिशनरियों ने। मिशनरी, अब मिशनरी कौन होते हैं, मिशनरी जब ब्रिटिश शासन था तो बहुत से क्या पंडित, यानी कि ईसाई में क्या कहते हैं इनको, पंडित, ईसाई में पंडित। ठीक है, यानी कि हिंदू में जो पंडित है वो ईसाई में क्या होता है, ईसाई में जो पंडित होता है उसको मिशनरी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जो धर्म प्रचार करे, क्या धर्म प्रचार करे, उनको मिशनरी बोलते हैं। ठीक है, तो मिशनरी क्या धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आए, और उनका लक्ष्य था कि भारत को, जो भारत का हिंदू समाज है या धर्म से परिपूर्ण समाज है या धर्म की विविधता युक्त समाज है, उसको क्या ईसाई बनाया जाए। और उनका ये भी लक्ष्य था मिशनरियों का कि ईसाई तभी बनाया जा सकता है जब क्या लोगों में शिक्षा अधिक हो, यानी कि शैक्षिक स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा वो ईसाई बन जाएगा। किसका माइंडसेट था, मिशनरियों का। तो मिशनरियों ने पहला प्रयास स्त्री शिक्षा के संदर्भ में किसने किया, इस मिशनरियों ने किया। ठीक है, अभी कब, ये 1819 में, क्या 1819 में। ठीक है, 1819 में एक सभा की स्थापना हुई। क्या, ईसाई मिशनरियों ने एक सभा की स्थापना की। उस सभा का नाम कलकत्ता तरुण स्त्री सभा था। क्या, कलकत्ता तरुण स्त्री सभा। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित हुई 1819 में। क्या, 1819 में ये कलकत्ता तरुण स्त्री सभा स्थापित हुई। इसका क्या लक्ष्य था, इसका लक्ष्य शिक्षा को प्रसार करना स्त्रियों में और उनके माध्यम से ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। ठीक है, ये प्रथम कदम था स्त्री शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान या कह सकते आधुनिक समय में, क्या आधुनिक इतिहास में। दूसरा प्रयास, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डॉक्टर बेथुन। क्या नाम है, डॉक्टर बेथुन। ठीक है, डॉक्टर बेथुन ने 1849 में एक कॉलेज की स्थापना की। क्या, कॉलेज की स्थापना की या कह सकते हैं स्कूल की स्थापना की, जिसे बेथुन स्कूल कहा गया। क्या, बेथुन स्कूल। ठीक है, तो पहला कदम ये और दूसरा कदम ये, क्या 1849 में किसने, बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। ठीक है, अब अगला कदम देखते हैं। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आप देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया। क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर में ने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर
ईश्वरचंद विद्यासागर के संदर्भ में कहानी है कि ईश्वरचंद विद्यासागर जब कहीं भी जाते थे, अगर उनको कोई भी व्यक्ति मिल जाए, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर अपने सूट में जा रहे हैं कहीं, अब रास्ते में एक गरीब मिल गया, वो नंगा है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर की एक खूबी थी कि वे अपने कपड़े को निकाल कर दे देते थे। जूता पहन के जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया जिसके पास कह सकते हैं नंगा पैर है, तो जूता उसको दे दिया। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो भी पहन कर जाते थे, शाम को जब आते थे उनके शरीर पर लगभग केवल बंडी ही रहती है, कुछ नहीं रहता था, यानी कि पूरा सामान वो सभी गरीबों को दे देते थे, यानी कि इतने सेंसिटिव व्यक्ति थे। इन्होंने बंगाल में, केवल बंगाल में ही 35 बालिका कॉलेज की स्थापना की। क्या? 35 बालिका कॉलेज की स्थापना की केवल बंगाल में। तो यानी कि स्त्री शिक्षा के संदर्भ में इनका भी योगदान क्या है? उच्च स्तर का है। ठीक है, अगला आप देखेंगे 1854 में, क्या 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। क्या? वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है क्या? शिक्षा के इतिहास में, भारतीय शिक्षा के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। चार्ल्स वुड, क्या? चार्ल्स वुड एक व्यक्ति है, ठीक है। इनको क्या बनाया जाता है? इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और उससे कहा जाता है कि आप शिक्षा के संदर्भ में अपनी क्या अनुशंसा दें। क्या? अनुशंसा दें, ठीक है। तो इन्होंने अपनी अनुशंसा दी, तो वही अनुशंसा जो है उसको क्या बोलते हैं? वुड्स डिस्पैच बोलते हैं। क्या? वुड्स डिस्पैच। इस वुड्स डिस्पैच को क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्या? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? मैग्ना कार्टा आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कदम या कोई भी ऐसा दस्तावेज होता है जो क्रांतिकारी परिवर्तन वाला होता है, उसको मैग्ना कार्टा सामान्यतः बोला जाता है, ठीक है। 1854 में बुश डिस्पैच आया। अगला कदम देखते हैं। अगला कदम 1916 में, क्या? 1916 में एक कॉलेज की स्थापना होती है। क्या? 1916 में दिल्ली में, 1916 दिल्ली, लेडी हार्डिंग कॉलेज। क्या? लेडी हार्डिंग कॉलेज, ठीक है। 1916 में लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना होती है। अब ये लेडी हार्डिंग कॉलेज जो है, ये कह सकते हैं प्रथम कॉलेज है जहां पर महिलाओं को किसमें स्वास्थ्य या कह सकते हैं नर्स, पहला ये कॉलेज है जहां महिलाओं के लिए को ये प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी नर्स बनने का प्रशिक्षण अगर आप देखें तो 1916 दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज से ही क्या होती है? शुरुआत होती है। क्या? शुरुआत होती है, ठीक है। उन्नीस सौ 16 में ही डॉक्टर कार्वे, क्या? डॉक्टर कार्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय, क्या? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्या? डॉक्टर कार्वे भारतीय महिला विश्वविद्यालय की 1816 में क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1925 का क्रम आता है। 1925 में ये जितने भी सुधार के या शिक्षा के संदर्भ में जो कार्य हो रहे हैं,
उसी का परिणाम क्या 1925 में आया। कांग्रेस क्या कांग्रेस की अध्यक्ष क्या कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। क्या सरोजनी नायडू। क्या सरोजनी नायडू 1925 में क्या कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाता है कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, लेकिन भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। क्या सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ही 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना होती है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना किस लिए? महिला को क्या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़े, इसका क्या था? इसका लक्ष्य था। तो ये इतने काम क्या हुए, इतने जो हम लोगों ने देखा परिणाम स्त्री शिक्षा से संबंधित है। क्या स्त्री शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये सभी क्या थे? किसका परिणाम थे? धार्मिक सुधार आंदोलन का परिणाम थे। ठीक है, महिलाओं के संदर्भ में जो भी हम लोग अब महिला संगठन को देखते हैं कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से महिला संगठन है, और वो महिला संगठन किसका? धार्मिक सुधार आंदोलन का परिणाम है। क्या धार्मिक सुधार आंदोलन का परिणाम है। पहला जो महिला संगठन है उसका नाम है भारतीय स्त्री महामंडल। क्या भारतीय स्त्री महामंडल। भारतीय स्त्री महामंडल। क्या भारतीय स्त्री महामंडल। ठीक है, ये पहला कह सकते हैं क्या है? महिला संगठन है जो महिलाओं को आगे करने के लिए, क्या महिलाओं को आगे करने के लिए या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1910 में। कब होती है? 1910 में। कौन इसकी स्थापना करते हैं? कौन व्यक्ति है जो इसकी स्थापना करते हैं? उनका नाम है सरला देवी चौधरानी। क्या सरला देवी चौधरानी। इन्होंने भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की 1910 में। अभी सरला देवी चौधरानी कौन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 1872 में। कहाँ होता है? इनका जन्म बंगाल में होता है। कहाँ होता है? बंगाल में इनका जन्म होता है। इनके पिता कौन है? इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर है। क्या देवेंद्र नाथ टैगोर। ये वही टैगोर हैं जो किसके पिता हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता हैं। ठीक है, यानी कि सरला देवी चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या थी? बहन थी। ठीक है, अब इसकी प्रथम बैठक जो होती है वो कहां पर होती है? प्रथम बैठक होती है इलाहाबाद में। क्या? इलाहाबाद में। इतना आपको भारतीय स्त्री महामंडल के बारे में जानना है। इसकी स्थापना किसने की? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी किसकी पुत्री हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन है। और प्रथम इसका
बैठक इलाहाबाद में हुआ, या प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। लक्ष्य क्या? स्त्रियों की दशा को सुधारना, जितनी भी स्त्री के संदर्भ में कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा संगठन। दूसरा संगठन भारतीय महिला परिषद है। क्या? दूसरा संगठन जो है उसका नाम है भारतीय महिला परिषद या भारतीय महिला सोशल कॉन्फ्रेंस। भारतीय महिला सोशल कॉन्फ्रेंस, सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारतीय महिला परिषद या भारतीय महिला सोशल कॉन्फ्रेंस आप इसको कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब होती? इसकी स्थापना होती है 1904 में। क्या? इसकी स्थापना 1904 में होती है। कब? 1904 में। कौन इसको स्थापित करता है? रमाबाई रानाडे। क्या? इसको स्थापित करने वाला कौन है? रमाबाई रानाडे। ठीक, किसने स्थापित किया? रमाबाई रानाडे ने इसको स्थापित किया। अब आप जानते होंगे किसको? यमजी रानाडे को। क्या? यमजी रानाडे को। तो यमजी रानाडे ने एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। क्या? यमजी रानाडे ने एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। क्या? यमजी रानाडे ने 1887 में एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। क्या? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। अब ये जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, इसको आप कह सकते हैं कांग्रेस का भाग था ये। क्या? कांग्रेस का भाग। कांग्रेस का लक्ष्य था भारत को आजाद कराना, तो वो सामाजिक सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। कौन? कांग्रेस सामाजिक सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए एमजी रानाडे ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, क्या? इसी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई? भारतीय महिला सोशल कॉन्फ्रेंस या भारतीय महिला परिषद कह सकते हैं। क्या? भारतीय महिला परिषद कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला संस्थान जो है वो महिला आर्य समाज। क्या? अगला जो संस्थान है उसका क्या नाम है? महिला आर्य समाज। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी भी स्थापना की रमाबाई रानाडे ने। इसकी स्थापना किसके तर्ज पर की गई? भारतीय महिला आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज के तर्ज पर की गई। क्या? आर्य समाज के तर्ज पर की गई। ठीक है, आर्य समाज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रमाबाई
रानाडे ने दूसरा जो संस्थान स्थापित किया उसका नाम महिला आर्य समाज था। महिला आर्य समाज किसके अंतर्गत था? आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी। रमाबाई रानाडे का ही प्रयत्न था कि महिलाओं को नर्सिंग पेशा से जोड़ा गया, यानी नर्स की पेशा से जोड़ने का प्रयास सबसे पहले रमाबाई रानाडे ने किया था। तो आज आप मेडिकल क्षेत्र में देखेंगे तो अधिकांश जो नर्स होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। क्या? महिलाएं ही होती हैं। ठीक है। अगला संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला परिषद। क्या? राष्ट्रीय महिला परिषद। 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना होती है। क्या? 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना होती है। इसको स्थापित किसने किया? इसको स्थापित करने में मुख्य जो महिला थी मेहरीबाई टाटा। क्या? मेहरीबाई टाटा। अन्य महिला कॉर्नेलिया। क्या? अन्य जो महिला थी उनका नाम क्या था? कॉर्नेलिया सोराब जी। क्या? कॉर्नेलिया सोराब जी। अगली जो महिला है उनका नाम है सफ़ी तैयब जी। क्या? सफ़ी तैयब जी। सफ़ी तैयब जी। अगली जो महिला है उनका नाम है सुचारू देवी। क्या? सुचारू देवी। इन लोगों ने मिलकर क्या? राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की। ठीक है। इनमें आप भारतीय जो धर्म सुधार आंदोलन है उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य बहुत सारे धार्मिक सुधारकों ने किया। तो धार्मिक सुधारकों के जो बेटे या बेटियां हैं उन्होंने ही क्या स्त्री शिक्षा के संदर्भ में क्या उन्होंने अपना योगदान दिया। इसमें देखेंगे तो लगभग सभी क्या है जो धार्मिक सुधार आंदोलन के जो नेता थे उनकी पुत्री ही है लगभग। अगला जो संगठन है उसका नाम है अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस। क्या? अगला जो संगठन है उसका नाम है अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस। महिला कॉन्फ्रेंस। क्या? अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में होती है। कब होता है? 1927 में। 1927 में कौन करते हैं? मार्गरेट कजिन्स। क्या? मार्गरेट कजिन्स करती हैं। मार्गरेट कजिन्स। ठीक है। मार्गरेट कजिन्स 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना करती है। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य महिलाएं हैं उनका हम लोग देखते हैं। पहली महिला चिमनाबाई थी। क्या? चिमनाबाई, जो इसको स्थापित करने में अपना योगदान दिया। दूसरी महिला सरोजनी नायडू। क्या? सरोजनी नायडू थी। अगली महिला कमला देवी। क्या? कमला देवी।
कमला देवी और लेडी सोराब टाटा। क्या? लेडी सोराब टाटा। तो ये इतने क्या थे? संगठन थे। हम लोगों ने संगठन देखा, कानून देखे, महिला संदर्भ, महिला कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति के सुधार के संदर्भ में। ये सब किसका परिणाम था? धार्मिक सुधार आंदोलन का। ठीक है। अब धार्मिक सुधार आंदोलन से महिला से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन ने महिलाओं की दशा को किस हद तक सुधारा? क्या धार्मिक सुधार आंदोलन ने महिला की दशा को किस हद तक परिवर्तित किया? ठीक है। अब इसमें आप कानून को दिखाएंगे। क्या कानून को दिखाएंगे जो महिला की स्थिति सुधार संबंधित हैं, और संस्थान को दिखाएंगे। क्या संस्थान को दिखाएंगे। और तीसरा उन व्यक्तियों का नाम आपको बताना है इसी संदर्भ में जिन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने में क्या काम किया। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी तीनों पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन कहां तक परिवर्तित हुआ वर्तमान संदर्भ में आपको बताना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? उन कदमों की चर्चा करें जो भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के समय उठाए गए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं? स्त्रियों के संदर्भ में। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन कदमों की चर्चा करें जो भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में उठाए गए। क्या? स्त्रियों के संदर्भ में। यानी स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत महिला से संबंधित जितना टॉपिक था वो लगभग आपका कवर होता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो भी आपकी मजबूत हो जाएंगी और राइटिंग स्किल भी आपकी मजबूत होगी। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।